दोनों ऐप्रों के बीच में माइंड कंसंट्रेट करते हैं। एक छोटी सुनहरी दिव्य ज्योति की कल्पना या अपने इष्ट सुप्रीम पावर को याद कीजिए। सोचिए हम लोग को देख रहे हैं और हम सभी उसे याद कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार उनका उच्चारण। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। एक छोटा संकल्प दोहराते हैं हम लोग। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस बार जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरे संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध है। ओम ओम ओम। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। चलिए दोनों हाथों को रब करके फेस पर सेक लगा लेते हैं। ओम। अभी तक हम लोग पढ़ाई जो किए हैं, स्वतंत्रता से पूर्व की जितने भी शिक्षा पद्धति जो जो सिस्टम आए उसके बारे में अध्ययन किए हैं। तो उससे पहले कुछ कुछ जो है क्वेश्चन है छोटा छोटा, तो सभी लोग जानते हैं योग से जुड़े हुए हैं, तो वो थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा। प्राचीन काल से क्वेश्चन है। वेदों की संख्या कितनी है? सभी लोग मैसेज कीजिए फास्ट में। यार बहुत बढ़िया। और एक चीज नोट्स नोट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है आप लोग के पास, जिसमें प्रथम 3 वेद को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मिलाकर क्या कहा गया है? कौन सा वेद उसको बोलते हैं 3 वेद को? वेदत्रयी। वेदत्रयी, बहुत बढ़िया, सही है। अथर्ववेद बाद में आया था उसके, इसलिए जो है उधर वेदत्रयी बोलते हैं इसको, या त्रयी बोले जाता है कहीं पर। चारों वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इसको नोट कर लिए, जिनको नहीं पता होगा वेदत्रयी या त्रयी लिखते हैं इसको। चारों वेद को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों की रचनाकार कौन है, इसको माना गया है? वेदव्यास। पूरा नाम बताइए। महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि कृष्ण द्वैपायन। कृष्णद्वैपायन वेद कृष्ण व्यास। द्वैपायन। वेरी गुड। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद को, बहुत बढ़िया। ऋग्वेद या वेद रहेगा तो लगाइए। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। बहुत बढ़िया। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या कहा जाता है उसे? ऋचाओं में संकलित ज्ञान को ज्ञान ऋग्वेद बोला जाता है, ऋचाओं में संकलित ज्ञान। और एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ऋचाओं में संकलित ज्ञान। और ऋचाओं में संकलित ज्ञान। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ऋचाओं में संकलित ज्ञान। और ऋचाओं में संकलित ज्ञान। 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 ऋचाओं में सं
कितने सूक्त है ऋग्वेद में? 10,600। 1028 सूक्त हैं। सुक्तियाँ बोलते हैं ना उसको। क्या? मंत्र 10,000 सुक्तियाँ 10 मंत्र 10,600 है ना। हाँ, मंत्र उपन्यास। और इसमें एक और चीज है, कितने मंडल है इसमें? बताए थे अभी 10 मंडल आप लोग, ठीक है। उसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। चलिए, इससे और ज्यादा नहीं, ऋग्वेद से ज्यादा वो क्वेश्चन ये जितना इससे आ सकता है। दूसरा 7वां मंडल संकलित, ये चाहे प्राचीन है। नेक्स्ट है, हाँ, ऋग्वेद में 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? सोम। सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य। सूर्य देवता को। ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता है? होता। मैसेज कीजिएगा। होत्री बोला जाता है। होत्री, ये थोड़ा पीसीएस से भी का लेवल का क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा ये भी ये कर दिए थे, पूछ लिए आप लोग से। थोड़ा सा, और सामवेद जो है, साम का अर्थ क्या होता है उसमें? संगीत और गायन। साम का अर्थ होता है गाना, गान। सामवेद किस में लिखा गया है, गद्य में कि पद में? पद। पद में। बहुत बढ़िया। पद। बहुत बढ़िया। इसे भारतीय संगीत का जननी ग्रंथ भी कहते हैं, संगीत का। सामवेद के उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। बहुत बढ़िया स्वाति जी। यजुर्वेद, यजुर्वेद को किस प्रकार का वेद माना गया है, पता है? नहीं होगा। यह कर्म, टेक्नोलॉजी का। नहीं नहीं, कर्मकांड, हाँ, कर्मकांड प्रधान वेद है। इसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? अध्यर्व्यू। हाँ, वेरी गुड। यह जो है गद्य और पद में रचित वेद है यजुर्वेद, इसीलिए इसको यजुर्वेद बोलते हैं। और अथर्ववेद के बारे में बताइए। अथर्ववेद जो है किस ऋषि के नाम पर अथर्ववेद नाम पड़ा? आपको सेकेंड पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है इससे, ये इस सब से, इसलिए पेपर फर्स्ट फर्स्ट और ये हायर एजुकेशन में जो प्राचीन से कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका अथर्ववेद रखा गया। इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? आयुर्वेद। क्या? इससे तो ना, इसमें कुछ भी दे सकता है, बहुत सारा चीज है इसमें लिखा हुआ है। जादू टोना, साप और वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि पूजन, और उसके बाद जो है रोग निवारण, अंधविश्वास, इसी संबंधित मंत्र दिए गए हैं इसमें अथर्ववेद में। इसको सबसे नवीन वेद भी बोलते हैं, अथर्ववेद। हाँ, अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है?
ब्रह्मा। ब्रह्म कहा जाता है। बस अब वेद से ज्यादा नहीं क्वेश्चन, इतना ही कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है उपनिषदों की संख्या। 108। लेकिन पूछ देगा कि लेकिन प्रमाणित उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 12 बताना है। उपनिषदों को ब्रह्म विद्या एवं वेदांत भी कहा जाता है। सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। बहुत बढ़िया। कुंजी। नेक्स्ट है कठोपनिषद में किसके किसके बीच संवाद हुआ है? यम और नचिकेता। बहुत बढ़िया। एक तो सबको पता है, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक। बृहदारण्यक। ये भी कम हो गया। पुराणों की रचना कौन किए हैं, पता है? नहीं होगा, पता नहीं, पता नहीं। पुराणों की रचना जो है महर्षि लोकम हर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रावा ने की थी। पुराणों की संख्या ये पता होगा आप लोगों को, मैसेज कीजिए। 118 पुराण। हाँ, बहुत बढ़िया, 18 पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सर वो रचना किसने कही, एक बार फिर से बताइए। रचना जो है इसका जो है पुराणों की रचना की है महर्षि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वेदांगों की संख्या कितनी है, ये तो पता है आप लोग को। 6। बहुत बढ़िया। कौन कौन सा है, टाइप कर दीजिए फटाफट। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, व्याकरण, बस तीन ही पता। ज्योतिष और निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जी। बहुत बढ़िया। अब वेदांग जान गए हम लोग, वेद जान गए, उपनिषद जान गए क्या है उसके बारे में, उसके बाद जो है पुराण के बारे में जान गए, वेदांग कितने ही भी जान गए। उसके बाद स्मृतियां। सर सबसे प्राचीन पुराण एक बार कह दीजिए प्लीज। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को बोला जाता है, मत्स्य पुराण। ओके बहुत सर। बढ़िया। और सबसे सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ किसे माना गया है? गीता को। वेद को। नहीं, सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृतियां हम पूछ रहे हैं, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ जो है ना मनु स्मृति होती है, मनु की मनु स्मृति ग्रंथ। सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ये है, पूछ सकता है आप लोग कि सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन से हैं? सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछेंगे तब वेद लिखिएगा आप लोग और ये टिक कीजिएगा, लेकिन स्मृति ग्रंथ कौन सा, स्मृति पर आधारित, तो वो मनु स्मृति ग्रंथ है। आरण्यक के बारे में जानते होंगे आप लोग। जी, आरण्यक। जंगल में जो लिखे गए हैं हम्म, उनको बोलते हैं आरण्यक ग्रंथ। बहुत बढ़िया। इसमें रहस्यात्मक एवं दार्शनिक मतों का व्याख्या मिलती है, वही जंगल में ग्रंथ लिखे गए थे, रहस्यात्मक बोला गया। और महाकाव्य, रामायण, महाभारत। बहुत बढ़िया, ठीक है। महाभारत की रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी। व्यास जी। वेद व्यास जी। बहुत बढ़िया।
और दूसरा नाम क्या है महाभारत का? जय संहिता। जय संहिता, बहुत बढ़िया। सर और कुछ और एक बोलते हैं ना जो जिसमें 1000 श्लोक है करके, 1000 से लाख से ज्यादा है बोल के कुछ और नाम भी है इसका। अच्छा, हो सकता है वो आप लोग सहस्त्र संहिता। महाभारत 10 सेकेंड पेपर में होगा ये सब डिटेल। और महाभारत कितने अध्याय में है ये तो सभी को पता है, 18 अध्याय। रामायण की रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। जगह वाल्मीकि जी। बहुत बढ़िया। कितने कांडों में ये विभक्त है? 7। हाँ, सात। बहुत। ये राम कथा से संबंधित पुस्तकों का अनुवाद सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चलिए डीप थोड़ा सा हो गया, ये चीन में हुआ था। तुलसीदास जी ने। अच्छा। हाँ। क्या प्रश्न था, एक बार फिर से कहिए। राम कथा से। राम कथा जो है, राम कथा से संबंधित पुस्तकों का अनुवाद सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में दिया हुआ है इसमें। सर चीनियों ने कर लिया, भारतीय पीछे रह गए। चीन में। चीन में इस पे तो दिया था वही। भारत पहले, वो कथा का अलग हुआ, ये राम कथा अलग। रामचरितमानस जो है रचयिता तो भारत में ही पहले हुआ ना, उसका जो है कथा जो है ये चीन में क्या कुंजी लिखे हैं, चाइनीज पढ़े हैं चीन कुंजी। सर एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, ये ऋग्वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले इनको क्या बोला गया है? अच्छा, ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या बोला गया है? होत्रा। होत्री। होत्री यस। होत्री बोला गया है। और सर यजुर्वेद को? अधर्यु। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसको कंप्लीट, ये थोड़ा सा पीडीएफ शेयर करके ट्राई करते हैं। प्राचीन कुछ क्वेश्चन लगा कि यहाँ से कॉमन दोनों पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए सब क्वेश्चन पीसीएस का जो तैयारी करता है उसमें भी पूछा जाता है, तो आप लोग को कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया हम लोग। लोग इसका शिक्षा के बारे में जान गए हैं, शिक्षा की परिभाषा जान गए हैं, पढ़ लिए हैं हम लोग। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य पढ़ लिए हैं। भारत में 3 स्तर की शिक्षा होती है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, सारा पढ़ लिए हैं। और भारत में उच्चतर शिक्षा तंत्र, ये भी पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं भारत में उच्चतर शिक्षा का इतिहास के बारे में पढ़े हैं। फिर वो डिस्पैच 1854 ईस्वी में आए थे, तो उसके बारे में पढ़ लिए। फिर अभी जो है पीडीएफ तो शेयर है ना आप लोग के पास, पढ़ लीजिएगा। फिर हंटर आयोग 1854 के बाद हंटर आयोग आया 1882 में, 82 और 83 माना गया, 1882 से 83 भी। इसी दरमियान जो है 1857 में जो है पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय जो है 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित किए गए थे। और एक जो है ये क्वेश्चन आता है 1857 में जो है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के विश्वविद्यालय बनाए गए थे, स्थापित किए गए थे। ये हो गया।
फिर हम लोग पढ़ लिए थे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, किसके टाइम में, करजन के टाइम में गठित किया गया था। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में पढ़े। फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906, नेशनल एजुकेशन काउंसिल 1906 में आया था। गोखले के बिल के बारे में पढ़े। उसके बाद शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913। फिर सेडलर आयोग के बारे में पढ़े। 1917 ईस्वी में सेडलर आयोग आया था। शांति निकेतन के बारे में पढ़े। इसके संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। विश्व भारती, उसी का नाम, शांति निकेतन का नाम 1921 में परिवर्तित होकर के विश्व भारती विश्वविद्यालय रखा गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। इसका चांसलर जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्ष 1925 इसमें इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके बारे में पढ़े। फिर हर्टग समिति कमेटी के बारे में 1929 ईस्वी में हर्टग समिति आई थी, गठित हुए थे उस टाइम में। 29 के बाद जो है हम लोग वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1935 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में ये योजना आया था, प्लानिंग किया गया था 1937 अक्टूबर 1937 ईस्वी में। इसमें जो है मुख्य रूप से गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, कलाकृति जिसको बोलते हैं, या शारीरिक श्रम पर बल दिया गया था, शिक्षा और शारीरिक श्रम पर। फिर नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग 1944 में, 1944 ईस्वी में शिक्षा की सार्जेंट योजना। 1944 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल, सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड की एजुकेशन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। सार्जेंट योजना को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब हम आज जो है हम लोग बात किए थे कि कल जो है पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद जो सबसे पहला आयोग जो है गठित हुआ था, उसका नाम है राधा कृष्णन आयोग, जो 1948 से 49 ईस्वी इस आयोग का 48 माना गया है, 49 ईस्वी तक इसका रहा था प्रभाव। फिर जो है इस आयोग मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पूछ देगा आपको कि राधा कृष्णन आयोग के अध्यक्षता कौन की थी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, इसी के नाम पर राधा कृष्णन आयोग रखा गया। फिर राधा कृष्णन आयोग, या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन आयोग, या जिसे हम क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं इसे। फिर है नेक्स्ट है नवंबर 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु किया गया था। नवंबर 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन देश में विश्वविद्यालय जितना भी यूनिवर्सिटी थे उसमें जो है शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु किया गया था। रिपोर्ट तैयार किया कि इस टाइम में जो है विश्वविद्यालय में शिक्षा के कंडीशन किस तरह का है। स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में इस आयोग की ये जो है स्वतंत्रता के बाद जो है ये रिपोर्ट बना, इसका अत्यंत सर ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी क्या, ऐसे बोलना चाह रहे हैं? नहीं, रिपोर्ट बनाई गई थी और उसमें क्या क्या इस नाम से मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आयोग, ये राधा कृष्ण आयोग है, उसके द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार की गई थी, ऐसे बोलना चाह रहे हैं ना जी? ओके सर। इसमें इस आयोग में जो है रिपोर्ट जो तैयार किया गया था, इस आयोग ने निम्न सिफारिश की थी। उस टाइम में जो है ये अपना जो है डिमांड किए थे, क्या क्या सिफारिश किए थे कि विश्वविद्यालय पूर्व प्री यूनिवर्सिटी 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। विश्वविद्यालय में
इंटर करने से पहले उसका 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, मतलब कि 12th तक कंप्लीट होना चाहिए। 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है 12th तक, लेकिन लिखा है 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट यह है, दूसरा है इसका, उच्च शिक्षा के मुख्य 3 उद्देश्य होनी चाहिए: सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा। एक जनरल एजुकेशन देना चाह रहा है। फिर गवर्नमेंट को जो डिमांड, जो अपना प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा को जो है मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होना चाहिए: कौन, समान शिक्षा और सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। ये राधा कृष्णन आयोग में ये 3 तरह के शिक्षा का डिमांड किया गया था। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि प्रशासनिक जो सिविल सर्विसिंग में जो ज्यादा सिविल सर्विस में जो जाते हैं जितने भी कोई भी, कह रहा है कि विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए, 12th के बाद भी कोई भी जा सकते हैं प्रशासनिक सेवा में। उस टाइम में ये था। शांति निकेतन और जामिया मिलिया की तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। वो इस आयोग ने डिमांड ये किया, सिफारिश किया कि शांति निकेतन जिस तरह से है उस तरह से, और शांति निकेतन का एग्जाम्पल दिया और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के जो है ये उदाहरण दिया कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाना चाहिए हर क्षेत्र में। फिर 5वां है, महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। यह महाविद्यालय में 1000 से ज्यादा छात्रों का प्रवेश न दिया जाए। महाविद्यालय में कह रहा है 1000 से ज्यादा छात्रों का प्रवेश न दिया जाए और ज्यादा संख्या में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। 6ठा है, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को जल्दीबाजी में न हटाया जाए। उस टाइम में डिमांड किया कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में अब स्वतंत्र हो गया भारत, तो अंग्रेजी को जल्दी से नहीं हटाया जाए। 7वां था सिफारिश कि विश्वविद्यालय में कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाए। 180 दिन जो है कम से कम अध्ययन अनिवार्य किया गया है। 180 दिन मतलब 6 महीना जो है कम से कम जो है अनिवार्य होना, इसलिए जो है विश्वविद्यालय में कोर्स वर्क यहीं से जो है रखा गया है। अभी जो चल रहा है, जो भी दिन का अध्ययन अनिवार्य किया जाए। फिर देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किया जाए। इन्हीं का जो है डिमांड था, राधा कृष्णन आयोग का ही डिमांड था, यूजीसी का जो है गठन किया जाए। उन्नीस सौ 48। अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक कुछ इसमें जो है राधा कृष्णन आयोग में कुछ क्वेश्चन भी पूछना है आप लोग को। फिर अगला जो है आयोग बना था माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई, तो यहाँ पर मुदालियर आयोग लिखल रहेगा, या नहीं तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर पूरा लिखा रहेगा तो उसको टिक कीजिएगा। इन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया है। अब इस आयोग ने प्रमुख स्मृतियां सुझाव, इस आयोग का जो क्या क्या सुझाव था उस टाइम में, तो फर्स्ट में कहा सर्वप्रथम 3 वर्ष के माध्यमिक
माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की थी। ये जो डिमांड किए थे कि 3 वर्ष कम से कम माध्यमिक होना चाहिए और 4 वर्ष के उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की थी। मतलब ग्रेजुएशन 4 वर्ष और +2 जो है आपको 3 वर्ष का। फिर यही इसी माध्यमिक 10th है ना? माध्यमिक तो 10th है। 10th माध्यमिक 10th जो है ना, एक सेकेंड सॉरी, हाँ उच्चतर माध्यमिक होता है +2, सॉरी थैंक यू। उच्चतर माध्यमिक जो होता है वो होता है +2। फिर इसी के टाइम में जो है वस्तुनिष्ठ MCQ परीक्षा पद्धति को अपनाया गया था, अपनाया जाए, ये किया था, सिफारिश किया था, डिमांड किया था MCQ का मुदालियार आयोग में। फिर उस तीसरा है उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक, यहाँ हायर तथा उच्चतर माध्यमिक, यहाँ हो गया +2 स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ मूल विषय अनिवार्य रहे, जिसे जैसे गणित और समान ज्ञान, कला, संगीत आदि। जैसे हम लोग कुछ लोग पहले अब तो हटा दिया गया, पहले था कि एक्स्ट्रा जो है ना, जितना सब्जेक्ट कॉमन होता था उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वो जो है रखते थे, चाहे एडवांस मैथ रखते थे कुछ लोग इकोनॉमिक्स रखते थे, कुछ इसी तरह से रखे जाते। वही बोल रहा, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ मूल विषय अनिवार्य रहे, जैसे कि गणित, समान ज्ञान, कला, संगीत आदि। अब हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है UGC ग्रांट कमीशन से। इसमें मुदालियार आयोग में है कुछ, चलिए नेक्स्ट जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, शॉर्ट नाम इसका है UGC, जो स्थापित किए थे। इसका जो है स्थापना ये वर्ष जो है माना गया है 1953 ईस्वी में, 1953। 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर UGC की नींव रखी थी। 1953 ईस्वी में जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने ये जो है औपचारिक रूप से अपना ये प्रस्ताव रखे थे। लेकिन वो प्रस्ताव जो है 1956 ईस्वी में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन, अलग एक संगठन इसको माना गया, पारित हो गया था 1956 में। संसद में जो है राज्यसभा और केंद्र सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है दोनों तरफ से जो है इसको जो है गठित किया गया। फिर केंद्रीय सरकार का एक आयोग है, ये इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है सेंट्रल सरकार का, मतलब गवर्नमेंट का जो है एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। ये UGC क्या करती है, जितना भी यूनिवर्सिटी है उसको जो है मान्यता यही देती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, हेड ब्रांच जो है नई दिल्ली। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, जो क्षेत्रीय पुणे में है, कलकत्ता में, भोपाल में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में और बेंगलोर में है। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? आप लोग भी एक्टिव रहिए, मैसेज कीजिए। 6, बहुत बढ़िया। और हेड ब्रांच कहाँ है? दिल्ली। और उसके बाद जो है इसका सबसे पहले नींव कौन रखा था, किसके टाइम में? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम। औपचारिक रूप से। और संसद से कितने इसमें पास हुई? 1956। 1956, बहुत बढ़िया। फिर इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा के देख रेख करना। इस आयोग का क्या कार्य है? विश्वविद्यालय शिक्षा के देख रेख करना, शिक्षा, एजुकेशन और शोध, मतलब कि एजुकेशन एंड रिसर्च संबंधी सुविधाओं के स्तर की जांच करना तथा उसमें समन्वय स्थापित करना। इस आयोग का जो है काम क्या है कि ये जो है देख रेख करेंगे सारे विश्वविद्यालय की, उसके बाद जो है उसमें एजुकेशन कैसा है, उसके बाद रिसर्च कैसी चल रही है वहाँ की, और सारी यूनिवर्सिटी की उसका देख रेख जांच करना इन्हीं के हाथ में। और सबको एक
कोऑर्डिनेट करने का काम यूजीसी करती है। यूजीसी जिस सिलेबस को लागू करेगी वही जो है सारा यूनिवर्सिटी अपना उसको फॉलो करती है। सरकार यूजीसी के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करती है। यूजीसी को फंड कहाँ से आती है? गवर्नमेंट से। तो आयोग देश के विभिन्न, ये जो यूजीसी है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालय को धन आवंटित करने का सुझाव देता है तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित करता है। सारे यूनिवर्सिटी को जो भी फंड देना है, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे आपको एजुकेशन के लिए, तो वो कौन देती है? यूजीसी देती है। और विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न विकास योजना को क्रियान्वित करता है। एक्टिविटी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होता है उसको क्रियान्वित कौन करता है? यूजीसी। गुड। यूजीसी छात्रवृत्ति प्रदान करता है जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में जेआरएफ पास करते हैं। तो हम लोग जेआरएफ जो कंप्लीट करते हैं तो ये यूजीसी ही हम लोग को छात्रवृत्ति देते हैं। जो छात्रवृत्ति मतलब स्टेफन जो पढ़ने के लिए मिलता है। आयोग द्वारा आयोग द्वारा डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पर हर साल औसतन कितने, मतलब 725 करोड़ खर्च किए जाते हैं। जेआरएफ जो कंप्लीट करता है वो उस पर जो है कितने रुपए खर्च करते हैं? वो जो सारे बच्चे पर 725 रुपये खर्च करते हैं। इसलिए आप ही लोग के लिए है, इसी में से भाग लेना है, आप लोग का हिस्सा है। कंप्लीट कीजिए। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष ये जो है ना पूछ देता है, तो ये थोड़ा शांति स्वरूप भटनागर है। और ज्ञान विज्ञान विमुक्ति श्लोक कहाँ से लिया गया है? अभी हम लोग पुराण पढ़ रहे थे, विष्णु पुराण से। एक क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो लोगो है, लोगो के नीचे देखिए लिखा हुआ रहता है ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। तो हो सकता है कि पूछ सकता है कि ये श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन में रहेगा आप लोगों को, और मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण। तो विष्णु जो हम लोग अभी पढ़े हैं तो इसको टिक कर देंगे, विष्णु पुराण को। यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, चाहे वो 5 वर्ष कंप्लीट कर लें या नहीं तो उसका 65 वर्ष जो है ये हो जाए, मतलब कि और ड्यूटी कंप्लीट हो गया। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद या जो भी 65 वर्ष तक आयु पूर्ण गया है तो उसके बाद जो है ये चाहे 5 वर्ष पूरे नहीं पूरे, मतलब 5 वर्ष कंप्लीट हो नहीं भी हो सकता है। 3 वर्ष के बाद भी यदि उसका 65 वर्ष हो गया है तो वो जो है वहां पर जो है अपने कार्यकाल को विराम दे सकते हैं, विराम देना पड़ेगा उनको। यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष अभी जो है ये करंट से है, पूछ सकता है। तो 4 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ये कहाँ के वीसी थे? एम जगदीश। जेएनयू। वेरी गुड, जेएनयू का। अब हम लोग यहाँ देख लीजिए, यूजीसी के बारे में पढ़ लिए। 1953 में ये सब सारा चीज पढ़ने के बाद जो है गठित होने, 56 में पूर्णतः गठित होने के बाद जो है यूजीसी के बारे में पूरा कंप्लीट होने के बाद 1961 ईस्वी में एक भावनात्मक एकता समिति आई थी, इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी आई थी। इस समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है भावनात्मक समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। कब गठित हुई थी? 1960 में।
1961 में। मुख्य उद्देश्य भावनात्मक एकता को बल देना था। उस टाइम में जो है ना, इनका जो मुख्य उद्देश्य था इस समिति का जो है कि सभी को जो है एकता में भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करने का था इसका। कि मतलब कि ये तेलुगु, बंगाली, हिंदी, ये सब जो है ना अलग नहीं, ये नहीं हो चाहिए, एक दूसरे से जोड़ने का काम जो है एक कमिटी बना, उसमें जो है यही रखा गया, इसका काम था भावनात्मक रूप से जोड़ने का बल दिया था। ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है इसमें, सिर्फ एक क्वेश्चन यही पूछता है कि इस समिति का जो है अभी तक जो पूछा गया है कि अध्यक्ष उस टाइम में जो भावनात्मक समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अब यहाँ से भी फिर क्वेश्चन काफी पूछते हैं, यूजीसी से पूछने के बाद जो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के बारे में जानेंगे हम लोग। कोठारी आयोग जो है कब आई थी, स्थापित हुई थी? 1964 से 66, 1964 से 1966 ईस्वी। इसे दूसरा नाम भी बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं कोठारी आयोग को। वर्ष 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसी के नाम, दौलत सिंह कोठारी। हाँ, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। बढ़िया। कहीं कहीं डॉक्टर DS कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, यूजीसी के जो है अध्यक्ष थे उस टाइम में। इस आयोग का कार्य शिक्षा के सभी पक्षों तथा चरणों के विषय में साधारण सिद्धांत, नीतियों एवं राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा तैयार कर उनसे सरकार को अवगत कराना था। इस आयोग का कार्य जो है शिक्षा में जितने भी जो प्रोग्रेस हुआ, सारा सिद्धांत, उसका क्या थ्योरी होना चाहिए, नीतियां, उसका जो पॉलिसी बनाए, राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा तैयार कर उसने सरकार को अवगत कराया कि शिक्षा में ये चीज का सुधार होना चाहिए। और देखिए क्या क्या चीज के हैं, आगे होगा लिखा हुआ, पढ़ेंगे। आयोग को अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, यूनेस्को के शिक्षा शास्त्रियों एवं वैज्ञानिक की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। ये आयोग जब गठन हुआ उस टाइम में जो है अमेरिका, कुछ इंग्लैंड, कुछ यूनेस्को के शिक्षा शास्त्रियों मतलब वैज्ञानिक लोग को बुला के अपना जो है ये आयोग का गठन करके उसमें जो है शिक्षा को कैसे सुधार किया जाए इसके बारे में जो है ये किए, सजेशन लिए उन लोग से, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया। इस आयोग ने क्या क्या किस किस चीज पर जो है फैक्ट पर जो है बल दिया वो हम लोग जानते हैं। फर्स्ट जो है उच्च शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा, इंडियन एजुकेशन सर्विस प्रारंभ करने का सुझाव। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा, इंडियन एजुकेशन सर्विस प्रारंभ करने का सुझाव दिए थे। और दूसरा, शिक्षा के लिए 3 भाषाई फॉर्मूला, मातृभाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा का विकास, तीनों भाषा को ये मान्यता दिए। उसके बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है, त्रिभाषाई जो है, त्रिभाषाई फॉर्मूला किस आयोग ने ये किया था, लागू किया था? कोठारी आयोग। बहुत बढ़िया। 1900 कौन कौन से 3 भाषा थे, कौन कौन से 3? ये है मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी। सर 1968 में लागू किया ना? 1968? हाँ सर। गठन हुआ था कब? 1968 में, सॉरी 1968 में लागू हुआ था ये, लेकिन ये आयोग ने पारित किया था 1964 में। त्रिभाषा सर, त्रिभाषा। त्रिभाषा 1968 में। राष्ट्रीय आय का 6% पर व्यय करना चाहिए। कितना कर है परसेंट?
6% जो है शिक्षा 6%। हाँ, इसी आयोग ने ये किया था, सिफारिश पारित किया था 6% जो है जितना भी इनकम हो रहा है राष्ट्रीय, उसका जो है 6% जो है आपको शिक्षा पर खर्च करना है। खर्च कर रहे हैं क्या सर 6%? एक्सपेंस वे लिखा हुआ है। चौथा, अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उनके लिए मानक तय करना। अध्यापक जो टीचर जो है उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उनके लिए मापदंड जो है, मानक मतलब मापदंड होता है, और वो जो है तय करना, ये क्या इसका मापदंड रखना चाहिए टीचर का, और उसके बाद इसका प्रशिक्षण किस लेवल का होना चाहिए, क्या क्या उसमें इनको ट्रेनिंग दिया जाए टीचर को, ये सब जो है उस टाइम में जब कमिटी बैठी थी तो तय किया गया था। सस्ती पुस्तक उपलब्ध कराना तथा पाठ्य पुस्तकों को उत्तम बनाना। करिकुलम जो है उसको जो है बेहतर बनाने की जो है बात की गई कोठारी आयोग में। और भी था पॉइंट, लेकिन मुख्य रूप से ये सब पूछा जाता है तो ये 5 लिए हैं। आप लोग और विशेष जो है पढ़ सकते हैं गूगल से, लेकिन मुख्य रूप से इतना ही क्वेश्चन में आने वाला था तो वो ले लिया हम 5 पॉइंट। मैक्सिमम कुछ भी पूछेगा कि शिक्षा को बेहतर, सबसे बेहतर करने का जो पहला सबसे भारत का जब आजादी के बाद जो है कौन सा आयोग किया था, कोठारी आयोग। कल भी क्वेश्चन आप लोग को दिखाए थे कुछ जो लास्ट तक रुके थे। अब एक वहां उसके बाद जो है 1954 के बाद 64 के बाद जो है ये सारा हो गया, जब आयोग बन गया 64 66 में त्रिभाषीय लगा, सॉरी 68 में लगा था। तो उसके बाद जो है आयोग के गठन करने के बाद जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑन, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये 1968 में पूछ सकता है आप लोग की फर्स्ट जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुआ था प्रथम, तो 1968 ईस्वी में। वर्ष 1968 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन रिपोर्ट पर आधारित थे। वो जो रिपोर्ट बना था उसी पर आधारित यह नीति, उसको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना था उसी पर आधारित था। इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण को 10+2+3 पद्धति का विकास, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, शिक्षा के अवसरों, ये इसमें जो है बताया गया 10+2+3 पद्धति का विकास इस टाइम में जो है फर्स्ट शिक्षा नीति बनी थी, उसी टाइम में ये किया था। और हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, फिर नेक्स्ट जो है शिक्षा के अवसर की समानता का प्रयास, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया था। शिक्षा के अवसरों को समानता, सबको बराबर करने का ये किया कि मतलब कि अमीर लोग गरीब लोग का सारे लोग के लिए बराबर करने की जो है प्रयास ये किया, और ये नहीं कि उच्च लोग को जो है ये मिलना चाहिए, इसको किसी को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। फिर विज्ञान व तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिक्षा पर बल दिया तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों, मतलब मोरल और सोशल वैल्यू के विकास पर जोर दिया गया। फर्स्ट प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। आगे है समवर्ती सूची में शिक्षा, एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट 1976 ईस्वी में। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ है कि केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही इस क्षेत्र में नीतियां निर्धारित कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पर जो है पॉलिसी बना सकती है। समवर्ती सूची का मतलब यही होता है। कितने ईस्वी में इसको ये किया गया था, समवर्ती सूची में लाया गया था? 1976। बहुत बढ़िया। नीति के क्रियान्वयन में कोई मतभेद होने पर केंद्रीय सरकार का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। जब कोई भी ये नीति बनी तो उसमें पॉलिसी बनी तो उसमें जो है सबसे
सर्वोपरि किसका ये रहेगा निर्णय? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल। हाँ, चलिए आज जो है इतना तक। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोग पढ़ेंगे कल, क्योंकि यहाँ से जो है फिर क्वेश्चन अलग रहता है, ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ तक ज्यादा हिस्ट्री धीरे धीरे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तो ऊपर से चली जाती है सर, हाँ नहीं तो सिर के ऊपर से चली जाती है, समझ में नहीं आता। सही बात है, इसलिए ना इतना तक ही रखती हैं। ये जो है 1986 वाला जो है ना सेकेंड जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरा शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 ईस्वी में। प्रथम जो है इसी को जो है 68, 68 को इधर कर दिए तो सेकेंड बन जाएगा, और जब इस 68 है तो ये है प्रथम। तो आज जो है हम लोग फिर थोड़ा सा रिवीजन करके यहाँ से और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर रिवीजन क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा सभी लोगों को। यहाँ से स्टार्ट। जी सर। कुछ क्वेश्चन पूछना भी है इसमें, यहाँ तक। मैसेज कीजिए, क्लियर है यहाँ तक? सर आज अगर हो सके तो ये जितना हुआ वो पीडीएफ डाल दो ना सर, तो पूरा तो लिख नहीं पाते, तो एक बार ठीक से पढ़ेंगे तो और अच्छे से कोई क्वेश्चन होगा तो अगले लेक्चर में पूछ प्रिंट भी पाएंगे। मार दीजिएगा, नहीं तो सारा, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट पेज में ही निकालें। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आप करते हैं, इसको बंद कर देते हैं पीटीएफ। सर इसमें डेट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या? मतलब स्थापना कब की गई, वैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन जनरली? जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन पहले पूछे जाते थे। अभी जो है ना, जब एनटीए जब एग्जाम लेना शुरू किया तो कुछ कुछ सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, अभी भी वो मिलान के रूप में पूछे जाते हैं। सारा ये आयोग दे देंगे, इसवी एक तरफ दे देते हैं, तो जिनको याद रहता है वो टिक कर देता है। एक दो भी याद रहता है ना तो अपना मिलान कर लेते हैं। ज्यादा तो सर करंट से ही आता है सर। अभी करंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, करंट का जो है। सर यूजीसी के जो पार्लियामेंट के बारे में आपने क्या बोला, उसको एक बार रिपीट कर देंगे उस पॉइंट को? यूजीसी में पार्लियामेंट जो है ना 1956 ईस्वी में पार्लियामेंट से पास हुई थी, संसद से, जो कि पहले जो है गठन हुआ था इसका जो है औपचारिक रूप से। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसका जो है, ये प्रथम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे उस टाइम में। तो इन्हीं के नाम पर जो है शिक्षा दिवस भी, बर्थ पर जो है शिक्षा दिवस भी मनाए जाते हैं। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। और उसके बाद जो ये 1953 में पूछ सकता है आपको कि यूजीसी के गठन कब हुआ, तो सबसे पहले जो है ये 1953 ईस्वी में दिया। जब पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा आपको कि संसद के द्वारा कब पारित हुआ था, तब जो है आप लोग जो है 1956 ईस्वी लगाइएगा। स्पेशल बोल देगा, इंडिकेट कर देगा कि पार्लियामेंट से कब पारित हुई थी, तब जो है 1956। गठन जो है बोल देगा तो आप जो है कमीशन आयोग का 1953। डेट नहीं पूछता है, लेकिन लिख दिए हैं 28 दिसंबर 1953। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। 6 गो जो है इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। उसके बाद जो है इसमें आपको पढ़ाई के बताएगा इसका क्या क्या कार्य है। देख रेख करना यूनिवर्सिटी को, शिक्षा और एजुकेशन और रिसर्च पर जो है इसका जो है संबंधित सुविधाओं को स्तर की जांच करना और कोऑर्डिनेट करना सारा यूनिवर्सिटी को। यूजीसी को ये फंड कौन, धन कौन ये करता है, व्यवस्था करता है, तो सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फंड देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यूजीसी ने ही हम लोगों को छात्रवृत्ति देती है जीआरएफ पास करने के बाद जो है। ये सब बताए थे कितने करोड़ रुपया खर्च करते हैं इस पर, डॉक्टरेट और डॉक्टरल पर, तो 725 करोड़ 725 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। और इसका श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया था।
यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो जाए उस तब तक कर सकते हैं। यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी जो है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के नया अध्यक्ष। यहाँ तक तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर- पूछ लीजिए सर, कौन का? सर एक पूछना था सर। हाँ सर जो यूजीसी का गठन है वो राधा कृष्ण आयोग से ही हुआ है ना सर? राधा कृष्णन आयोग ने सिफारिश की थी यूजीसी का गठन करने की। अच्छा हाँ, अभी शिक्षा आयोग उनका नाम राधा कृष्ण आयोग की जगह पर उन्होंने सिफारिश की। सिफारिश की थी। ओके सर। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन डिमांड है। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? फास्ट मैसेज करते जाइएगा आप लोग मैसेज। डेट सिर्फ पूछ रहे हैं, ईस्वी पूछ रहे हैं सिर्फ, ये तो सारा लोग जानते हैं। और विश्व भारती विश्वविद्यालय के कब विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो नाम रखा गया शांति निकेतन, कब? 1921। बहुत बढ़िया। इंटर इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1925। बहुत बढ़िया। हर्टग समिति कब गठित की गई थी? 1929। बहुत बढ़िया। वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, 1937। ठीक है। 1937। शिक्षा की सार्जेंट योजना कब आई? 1944। बहुत बढ़िया मानसी जी। नोरा जी, कुंज जी। राधा कृष्णन आयोग कब गठन हुआ? 1948। बहुत बढ़िया। इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले राधा कृष्णन, बाद में सर्वपल्ली। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य होनी चाहिए। कौन कौन सा? कौन कौन सा मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होना चाहिए? बताए थे आप लोग को। उच्च शिक्षा के मुख्य 3 उद्देश्य होना चाहिए: समान, सरकारी और व्यवसाय। बहुत बढ़िया मानस। सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। और बोले थे ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। किसके किसके तर्ज दिए थे, किसके किसके मतलब नमूना दिए थे? कौन कौन यूनिवर्सिटी का? शांति निकेतन और जामिया मिलिया का।
उस टाइम में महाविद्यालय का जो है, ये जो बोलते हैं राधा कृष्ण आयोग में जो ये रिपोर्ट तैयार किए थे, उस टाइम में जो है कह रहा है कि महाविद्यालय में जो है, एक महाविद्यालय में कितने छात्र का प्रवेश होना चाहिए? 1000। 1000 से ज्यादा ना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, ठीक है। और विश्वविद्यालय में कम से कम कितने दिनों तक अध्ययन अनिवार्य किया जाए? 180 दिन। बहुत बढ़िया। कोर्स वर्क जो होता है 6 महीना का, सभी को अनिवार्य हो गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है ना, इसमें जो है कोर्स वर्क जो है, आप सिर्फ कोर्स वर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बाकी जो है फ्री रह सकते हैं। लेकिन अब अभी तक जो है लागू हो जाएगा, तो उसमें जो है जॉब करते भी लोग ही कर सकते हैं अब। लेकिन अभी जो जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसको अनिवार्य रूप से पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है 6 महीना कोर्स वर्क में। यूजीसी के गठन करने के लिए कौन सा आयोग सबसे पहले ये किया था, डिमांड किया था? राधा कृष्ण। बहुत बढ़िया। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आई, कब गठन हुआ? 1951। कहाँ कुंजी? 1952। कंफ्यूज करने के लिए कुंजी 1951 कर देते। चलिए, इसको जो है दूसरा किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरा और किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर। बहुत बढ़िया, मुदालियर आयोग। यूजीसी का गठन कब हुआ? स्थापना 1953। बहुत बढ़िया। उस टाइम में जो शिक्षा मंत्री थे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। संसद द्वारा कब पारित हुआ? 1956। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? यूजीसी का और एक कार्य क्या है, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लिखने में टाइम लग जाएगा। यूजीसी को धन कौन आवंटन करता है, मतलब देती है यूजीसी को? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट कंप्लीट करने के बाद, जो नेट में जो है जो जेआरएफ कंप्लीट करता है उसको जो है छात्रवृत्ति कौन देते हैं? यूजीसी। और इसके लिए कितने धनराशि जो है खर्च करते हैं यूजीसी? 728। 725 करोड़। बहुत बढ़िया। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति श्लोक कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण। बहुत बढ़िया, सभी लोग को याद हो गया है करीब करीब। यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 साल 65 वर्ष। और यूजीसी का जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
वाह, जगदीश, एम जगदीश। भावनात्मक एकता समिति कब गठन हुआ था? 1961। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी, बहुत बढ़िया। कोठारी आयोग का गठन कमीशन कब आई, या गठन कब हुआ? 1964। बहुत बढ़िया। इसका दूसरा नाम? भूल गए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, बहुत बढ़िया, आ गया जवाब। उस टाइम में कौन इस आयोग का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पूरा नाम लिखिएगा। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? डीएस कोठारी भी बोलते हैं। उसी टाइम में यूजीसी का ये अध्यक्ष भी थे। ये आयोग का गठन जब हो रहा था, कोठारी आयोग का, तो उस टाइम में जो है ये विश्वविद्यालय यूजीसी का जो है ये अध्यक्ष भी थे। इस लाइन को थोड़ा दोहरा देते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। इस आयोग का कार्य शिक्षा के सभी पक्षों तथा चरणों के विषय में साधारण सिद्धांत, जनरल थ्योरी बनाए और नीतियां एवं राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा तैयार कर उसने उनसे सरकार को अवगत कराया था। यही आयोग सबसे पहले। और ये इसमें जो है, इस आयोग ने किस किस देश से जो है ये उस वहाँ के इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट को बुलाए थे बैठक में, याद है? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, यूनेस्को, ये 4 कंट्री से थे। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और यूनेस्को। और कितने प्रतिशत खर्च करना चाहिए इनकम का, राष्ट्र का जो है इनकम का? 6%। बहुत बढ़िया, सबको याद हो गया आज ही। और प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1968। चलिए, समवर्ती सूची में शिक्षा को कब लागू किया गया? 1976। बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ तक हो गया आप लोग को समवर्ती सूची। अच्छा, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा है ये? राज्य और सेंटर दोनों एक समान लागू करते हैं। दोनों के विषय होते हैं सर उसमें। हाँ, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जो है, दोनों की भूमिका रहेगी, नीतियां बनाएंगी। और उसमें जो है सबसे माननीय किसका रहेगा? सेंटर का। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हम लोग, कर लिए। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेकेंड जो है उसको पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन? कल की पीडीएफ नहीं आई आपकी? पीडीएफ तो मैंने सारा शेयर कर दिया है। लोग कुछ बात बोल देंगे नीरज जी को सारे शेयर करने। अच्छा, 6 पेज का आया है खाली, ओनली 6 पेज। ओके। अब सर आपने फर्स्ट डे पढ़ाया था ना, सिर्फ वही आया है, कल जो पढ़ाया वो नहीं आया। अच्छा, आज शेयर हो जाएगा। और जितना आप पढ़ाते हैं वो डेली डेली हो जाए तो हमारे ऊपर फिर क्या बर्डन नहीं नीरज जी पड़ेगा। को या प्रेरणा जी को भेज देंगे तो शेयर कर देंगे आप लोग। तो शांति पाठ कर लेते हैं, समय ज्यादा आप लोग का लंच भी करना है ना। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद करके। एक बार ओम का उच्चारण।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा पुण्यात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करके फेस पर सेक लगा लीजिए। चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी कवरिंग। शिव को थैंक यू सो मच सर। जोड़ने के लिए इतना देर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मजा आया।